देखो, इसके पहले के क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, उसका पावर एंड जुरिडिक्शंस पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है क्या क्या पावर है और क्या क्या जुरिडिक्शंस उसके पास है। अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं तीसरा सुप्रीम कोर्ट का पावर, इसको हम लोग कहते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसको कहते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देखो, सुप्रीम कोर्ट का ना बहुत मल्टीपल जुरिडिक्शंस है, और सुप्रीम कोर्ट के जो मल्टीपल जुरिडिक्शंस हम लोग जो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत का एक सबसे बड़ा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बेसिकली क्या करता है, फेडरल मैटर्स को सुलझाने का काम करता है और सबसे हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट होता है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 ये कहता है, आर्टिकल 143 संविधान में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस व्हेन प्रेसिडेंट आस्क अबाउट एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। मतलब आर्टिकल 43 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर राष्ट्रपति कभी क्या होता है, देश के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई से अगर कोई क्या होते हैं, कोई सलाह लेते हैं, कोई कानून पे, कोई कॉन्स्टिट्यूशंस पे, जहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कोई लीगल मैटर्स, तो देश का राष्ट्रपति क्या करता है, देश का सुप्रीम कोर्ट यानी जो सीजीआई होते हैं उनको एक पत्र लिखते हैं कि मेरे को ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो है क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तुम इसको क्या करो, क्लैरिफाई करके दो। तो अगर देश का राष्ट्रपति क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी चीज पे क्या करता है, वो एडवाइस मांगता है कि ये लीगल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे एडवाइस मांगता है, तो आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई है उनको क्या करना पड़ेगा, देश के राष्ट्रपति को एडवाइस देना पड़ेगा उस मैटर्स पे। बट जो एडवाइस देंगे सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई है, वो देश के राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। यानी का इफ द प्रेसिडेंट आस्क समथिंग फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, सो द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एडवाइस देंगे राष्ट्रपति को, लेकिन जो भी एडवाइस देंगे वो लीगल बाइंडिंग नहीं रहेगा राष्ट्रपति पे। मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट कह दिया, उस मैटर्स पे एडवाइस दे दिया, तो वही देश के राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, ये बाध्यतामूलक देश के राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। यानी द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन देयर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन देखा जाता है। जब सरकार को, यानी खासतौर पे देश के राष्ट्रपति को, कोई भी कानूनी और संवैधानिक मामला उनको सही से नहीं समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो वो क्या करते हैं, देश का सबसे जो सुप्रीम कोर्ट होता है, देश का लॉ का सबसे बड़ा और कॉन्स्टिट्यूशंस का सबसे बड़ा जानकार अगर कोई है बॉडी, तो है सुप्रीम कोर्ट के जज। तो उनके पास क्या होता है, वो एडवाइस मांगने के लिए वो क्वेश्चन रखते हैं कि इसके ऊपर अपना मैटर आप रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करता है, देश के राष्ट्रपति के द्वारा, देश के राष्ट्रपति के क्वेश्चन पे अपना एडवाइस रखता है, अपना मत देता है। अब मत मानो या ना मानो ये डिपेंड करता है देश के राष्ट्रपति के ऊपर, ऐसा नहीं कि हम मानना ही पड़ेगा। समझ में आया? इसको कहा गया एडवाइजरी जुडिक्शन। अभी हाल फिलहाल में घटना हुआ, हम कुछ दिन पहले तुम लोग से डिस्कशन कर रहे थे कि कर्नाटका का जो हाईकोर्ट है, कर्नाटका जो गवर्नमेंट है, वो उसका कहना था कि कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु का जो सरकार था, वो कोई भी बिल पास करता था ना, तो गवर्नर उसके ऊपर साइन नहीं करता था, वो रिजर्व रख लेता था और राष्ट्रपति को भेज देता था, राष्ट्रपति भी साइन नहीं करते थे। और इसका एक ये कारण था कि तमिलनाडु में जो सरकार था वो ऑपोजिशन था, और सेंटर में जो सरकार है वो बीजेपी का है, दोनों का मिलता नहीं है, तो जिसके कारण थोड़ा डिले होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई एक चुना हुआ सरकार अगर कोई बिल ला रहा है अपने स्टेट के लिए, तो गवर्नर उसके ऊपर साइन क्यों नहीं कर रहा है?
और वो डिले पे डिले कहा जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो इन बातों को क्या होता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट चैलेंज करता है किस पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या करता है, डिसीजन देता है बड़ा हिस्टोरिकली। देन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस डिसीजन पे खड़ा रहता है कि जो बोला वो ठीक बोला। क्या बोला गया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कहता है कि गवर्नर, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर से भेजा गया कोई बिल है गवर्नर के पास, या अगर पार्लियामेंट से भेजा गया बिल प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, तो वो टाइम लिमिट जो कि पहले नहीं था, वो कभी भी रख लेते थे अपने पास, साइन ही नहीं करते थे, जिससे सरकार का डिले होता था, गवर्नमेंट का काम रुका रहता था। तो कहा गया, टाइम फिक्स कर दिया कि 2 महीना के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। साइन कर दो या नहीं तो मत करो, लेकिन कुछ तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब हाँ, मतलब आप पॉकेट में लेके घूम नहीं सकते। आप डायरेक्ट कह दो कि हम एक्सेप्ट करते हैं, और नहीं भी मन एक्सेप्ट करने का तो रिजेक्ट कर दो। लेकिन अटका के रखने वाला जो सीन है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि आप बिल को अटका रहे हो तो इससे डेवलपमेंट कितना रुक रहा है, देश का प्रगति और स्टेट का प्रोग्रेस रेट में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया, जो बोला वो सही बोला। अब देश का राष्ट्रपति का भी इसमें बात है, गवर्नर का भी बात है। गवर्नर जो कि एक स्टेट का हेड होता है, और राष्ट्रपति जो कि पूरा एक देश का हेड होता है, उनके पावर को और उनके एरिया को क्या किया, लिमिटाइज कर दिया कोर्ट। तो फिर देश का राष्ट्रपति 143 का इस्तेमाल करता है, यानी द्रौपदी मुर्मू जी इस्तेमाल करती हैं, और एकदम 11 पेज का और 11 को क्वेश्चन और 11 पेज का जो है पन्ना भेजती हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा जो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिए गए हैं, क्या कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है, और अगर कोर्ट इंटरवीन किया तो क्या कोर्ट के पास ये पावर संविधान दिया है कि वो देश के राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर को क्या कर सकता है, लिमिटाइज्ड कर सकता है। अब तक अब देखो कब आता है रिप्लाई, कब आता है एडवाइस, है ना। तो ये हम तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल बताए कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या होता है। बट देश का क्या करेंगे, जो सीजीआई है वो देंगे, रिप्लाई तो देंगे, एडवाइस तो देंगे, क्या है। जाइए आगे बढ़ते हैं। एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन समझ में है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो देश के राष्ट्रपति अगर कोई लीगल मैटर्स में और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कुछ सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब और उसका ऊपर सलाह देना सीजीआई का कर्तव्य होता है, काम होता है, और वो देते भी हैं। बट जो भी वो देंगे रिप्लाई, वो देश के राष्ट्रपति के ऊपर क्या होता है, जरूरी नहीं कि वो उसको वही मानना पड़े, ऐसा बात नहीं है। अब आगे समझते हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर होता है, इस पावर को कहा जाता है रीट जुरिडिक्शन। क्या कहा जाता है, ये बहुत तुम लोग सुनिए, रीट जुरिडिक्शन। नहीं बोलता है इंसान रीट दायर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट रीट इशू किया है। क्या होता है रीट, ये एक अलग जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। ये एक ऐसा क्षेत्राधिकार होता है जो मेनली जुड़ा होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के पास पावर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रीट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। बट हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो मेनली सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। चूंकि रीट जुरिडिक्शन था, दोनों इशू करता है तो हम बता दिए, बट दो अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से। अब यहाँ पे रीट क्या होता है, रीट का मतलब होता है स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल क्या बोलेंगे, एक स्पेशल ऑर्डर जो है इशू किया जाता है किसके तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये कब किया जाता है, तो देखो रीट तभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, जारी करता है, जब अगर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा। If the subject is related to the fundamental rights, then Supreme Court and High Court utilize the writ power. Then Supreme Court and High Court issued writs.
वो रीट कब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? जब अगर कोई मैटर्स किससे जुड़ा हो, फंडामेंटल राइट्स, और वो भी किस मैटर से, वायलेशन। वायलेशन मतलब समझते हो? मान लो कि किसी का मौलिक अधिकार कोई है, किसी का मान लो हमारा कुछ मौलिक अधिकार है जो हमारा संविधान पार्ट 3 अंडर आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है, जो हमको 6 तरीके का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। वो हमारा मूल अधिकार हुआ, जीने का, खाने का, पहनने का, घूमने का, बोलने का, तमाम चीजों दिया गया। बट अगर ये हमसे कोई हमारा मौलिक अधिकार हमसे क्या करता है, छीनने की कोशिश करता है या हमारा डिप्राइव करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रीट क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों को छीना गया, अमुक इंसान या अमुक इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट, अगर किसी के द्वारा भी छीना गया तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहोगे डायरेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके 5 गो रीट जारी करेगा, है ना। 5 तो क्या करता है, रीट जारी करता है। बट कौन सा सब्जेक्ट में जारी करता है, समझ में आया ना, कि रीट हमेशा फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशंस होता है तो उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट इशू करता है। अदरवाइज और किसी मैटर्स में दूसरा सिस्टम है, दूसरा तरीका है, रीट वहां पे जारी नहीं करता, दूसरा तरीका से करता है। अब 5 तरीके का रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। पहला, हैबियस कॉर्पस। दूसरा, मैंडामस। तीसरा, प्रोहिबिशन। चौथा, सरिटोरियोई। पांचवा, क्वो वारंटो। ये 5 तरीके का जो है रीट, सरिटोरियोई, CERTERIORIE, सरिटोरियोई। So there are 5 types of writs are issued by Supreme Court under Article 32 when the fundamental right is violated. जब कभी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार क्या होता है, छीना जाता है या मौलिक अधिकार से उनको वंचित की जाती है, तो उस टाइम पे ये 5 रीट जो है जारी करता है, और हर रीट अलग अलग मैटर्स के लिए है। अब देखो हम बता रहे एक एक रीट, बोलो क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आ रहा? ये जो हैबियस कॉर्पस है क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस बॉडी। टू प्रोड्यूस बॉडी क्या मतलब होता है इसका शॉर्ट मतलब? प्रोड्यूस बॉडी। यानी ये देखो बड़ा, तुम लोग पता नहीं ये सब देखियो कि नहीं, हैबियस कॉर्पस कभी सुनियो नाम? 12th में पिक्चर देखियो, एक तो पिक्चर आया हैबियस कॉर्पस के ऊपर। हैबियस कॉर्पस क्या है? ये इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस बॉडी। प्रोड्यूस बॉडी का मतलब क्या होता है? सपोज दैट पुलिस किसी को बिना मतलब का उसे घर से उसको अरेस्ट करके लेके गया और जेल में बंद कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस व्यक्ति का तो कोई अपराध नहीं है, कोई उसका मतलब कुछ गलती नहीं किया, कुछ इलीगल काम नहीं किया, बट वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। पुलिस घूस ले लिया किसी से, उसके नाम को बदनाम करने के लिए, उसको प्रताड़ना करने के लिए उसको क्या किया गया पुलिस। और जानते हो हमारे समाज में पुलिस आने के बाद तो स्थिति क्या ही होता है, पहले ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और पुलिस उसको उठाकर जो है जेल में बंद कर दिया। अब देखो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी रोएगा, कानेगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो कुछ लोगों के पास जाएगा कि ऐसा 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 हो गया, हाथ पैर पकड़ेगा पुलिस को, करेगा, वही करेगा ना। लेकिन जो थोड़ा बहुत क्या है, जानकार है, अवेयरनेस उसके पास है, थोड़ा लीगल नॉलेज है, तो क्या करेगा? अरे भाई हम तो कुछ किए नहीं, ये तो कुछ किया नहीं था, अब उसको तो जेल में है, वो कुछ भी कर नहीं सकता, वो तो अब कुछ भी नहीं कर सकता, जेल से बाहर नहीं आ सकता। तो अब आपके पास, अगर आपको पता है कि आपके घर वालों को क्या किया गया, बिना मतलब में कोई फंसाया गया है और पुलिस आपको गलत तरीके से उसको डिटेन किया गया है या अरेस्ट करके ले गई है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? पुलिस की स्थिति खराब कर सकते हो आप। कैसे? आपके पास अधिकार है, बिना मतलब में कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, बिना मतलब का कोई पुलिस, कोई भी अथॉरिटी आपको ले नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप अपराधी हो, इलीगल काम किए हो, तब तो भैया मारपीट के ले जाएगा,
मारपीट के भी नहीं ले जाएगा, ये ले जाएगा। अब यहाँ पे हैबियस कॉर्पस ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया या इलीगली अरेस्ट किया गया है तो आप क्या कर सकते हो, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है कि एक व्यक्ति को आप तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि जो है ये सिद्ध ना हो जाए और ये पता ना चले कि वही अपराधी है ना। और आज के टाइम पे तो भैया अरेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। आज के टाइम पे अगर किसी को अरेस्ट करवाना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे नॉर्मली अरेस्ट नहीं होता है। अगर मारपीट भी होगा ना, झगड़ा भी होगा ना, जाके बोलो मेरे को मारा है, तब भी अरेस्ट नहीं करेगा। अभी का सिस्टम थोड़ा ये हो गया, अब तो बोल दिया कि ठीक है मारा है ना, तो छोटा मोटा चीज पे अरेस्ट नहीं होता है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग जब वो कोई ऑफेंस किया है, कोई गाली दे दिया है, कथी का ऑफेंस, उसको मार दिया है, कहां लगा चोट, खून निकला है नहीं निकला है, हाँ मतलब जब तक थोड़ा बहुत सीरियस क्राइम ना हो जाए तब तक आज भी पुलिस जो है अरेस्ट नहीं करता। हमारा लॉ है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी का ये सिस्टम है कि आप अरेस्ट करवाना चाहते हो तो आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। आप मेडिकल करवाओ जाकर वॉल्स हॉस्पिटल में, वहां का ऑफिसर रहेंगे, वो लोग मेडिकल करेंगे, डॉक्टर चेक करेगा कि ठीक है आपका यहाँ पे चोट लगा है, देखते हैं कोई सीरियस इंजरी तो चेक करता है सारा कुछ। अगर डॉक्टर को समझ में आता है कि नहीं आपको सीरियस इंजरी हुआ है और डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है कि आपको सीरियस इंजरी हुआ है, तब पुलिस वाला तो भागते भागते अरेस्ट करेगा। तब तो क्या होगा, पुलिस वाले के पास आएगा मेडिकल रिपोर्ट, अब उसको तो एविडेंस है ना, पुलिस डॉक्टर सर्टिफाइड किया है, अब उसके पास एक भार हो गया, एक एविडेंस मिल गया, ये किया, उसको धरेगा, अरेस्ट करेगा। लेकिन यहां पे केस दूसरा है, कुछ किया भी नहीं है, अरेस्ट कर लिया, तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया। तो उस टाइम पे क्या कर सकता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है उस समय, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई दायर कर देता है, इस आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में कह देता है कि हमारे बेटा को जो है ऐसे ही लेकर चला गया वो लोग और कई दिनों से जेल में रखा हुआ है, इतना बोलने के बाद उसका कोई गुनाह नहीं है, वो कुछ किया भी नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है, अगर ऐसा कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट फटाक देना क्या करेगा, डायरेक्ट वहां के डीजीपी और वहां के जो भी एसपी और एसएसपी है, डायरेक्ट उनको क्या करेगा, फ्लैक्स करेगा और डायरेक्ट उनको कहेगा वो जो जिसको आप अरेस्ट करके रखे हो कोर्ट पे पेश करो, उसको कोर्ट में पेश करो। कोई दफा तो पुलिस कहता है कि नहीं हम तो अरेस्ट नहीं किए, ले अब तो पुलिस कहती है हम अरेस्ट नहीं किए, तब तो भैया कुछ भी हो सकता है उसके साथ। आज हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या पता क्या है, कस्टोडियल डेथ। नाउ सरकार का अंदर और पुलिस के अंदर अपराधी सेफ नहीं। पुलिस का काम थोड़ी है कि आप पनिश करोगे, कोर्ट का काम होता है पनिश करने का। पुलिस का काम इतना ही होता है, गुनाह किया ओकरा लिए पकड़े या कोर्ट के सामने हाजिर कर दी, तुम्हारा काम थोड़े है वो तो मतलब जब तक आप हाजिर नहीं करो तब तक एक नॉर्मल आप सेल बनाए हो। जेल पुलिस के अंदर नहीं आता है, जेल आता है जुडिशियरी के अंदर, कोर्ट के अंदर जेल आता है। हमारा जेल नहीं है यहाँ पे, कहीं जेल नहीं। श्रीरामपुर में जो जेल देखती हो, श्रीरामपुर कॉलेज के पास जो है वो जेल है, वो तो जुडिशरी के अंतर्गत आता है। तो अगर कोर्ट अगर ऑर्डर देता है कि उसको जेल में डाल दो तो वहां पे अच्छा से उसका जेल में डाला जाता है, जेल में ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती है, मस्त जीवन है। बस इतना है कि बाहर नहीं निकल सकते, समझ में आया। तो अब क्या है, हैबियस कॉर्पस समझ में क्या है, कोर्ट डायरेक्ट कहेगा उसको प्रोड्यूस करो, इमीडिएट प्रोड्यूस करो। अब तो वहां पे पुलिस वाला फंस गया, अब पेश करो, पेश करेगा उसको खड़ा बोले, अब पुलिस से क्वेश्चन आएगा क्यों अरेस्ट किया, पुलिस 10 गो बात बोलेगा ऐसा ऐसा किया, दिखाओ एविडेंस, एविडेंस दिखाओ। और अगर एविडेंस नहीं पेश कर पाया पुलिस का वाट लगा देगा सुप्रीम। दैट इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। वो दलित के साथ ऐसा हुआ और वही पिक्चर बना है, बहुत खतरनाक पिक्चर, जहां पे मारपीट के उसको साबित कर दिया कि वही है। बाद में हैबियस कॉर्पस हुआ, कोर्ट हैबियस कॉर्पस किया, प्रोड्यूस करो, उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया, उसको मार दिया था कस्टडी में। अब बात यह कि पुलिस अगर अरेस्ट किया बिना अपराधी का, उसको मार दिया है कस्टडी में, तो मरा हुआ इंसान को कैसे पेश करोगे? आप पेश नहीं करोगे तो तुम्हारा एफआईआर हुआ है कि तुम हम इसको इस जेल में रखे हुए हैं, यानी तुम्हारे जेल में हो है। अब तुम्हारा जेल से भाग जाए, कुछ भी हो जाए, फंसेगा कौन? तुम जो वहां का थानेदार है, आईसी। हर स्टेशन का तो एक आईसी होता है, और आईसी फंसेगा तो ऊपर वालों को फंसाएगा, ऊपर वाला फंसेगा तो और ऊपर वालों को फंसाएगा। वो ऊपर वाला अगर फंसेगा तो पूरा पुलिस सिस्टम बदनाम होगा। अब पुलिस सिस्टम बदनाम होगा तो डीजीपी का वाट लगेगा,
और डीजीपी का वाट लगेगा तो चीफ मिनिस्टर का वाट लगेगा। बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, छोटा चीज कब बड़ा हो जाता है कोई नहीं जानता, समझ में आया? तो इसीलिए पुलिस जो है ना, ये तमाम घटनाएं हो जाने के बाद, और हैबियस कॉर्पस है जो लोग के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आज भी। अगर इलीगल पुलिस किसी को अरेस्ट कर दिया ना, तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, जाओ कोर्ट में रीट दायर करो। रीट में जो है यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लगता है, ये ओरिजिनल जुडिक्शंस का पार्ट है। रीट फंडामेंटल राइट से अगर जुड़ा हुआ कोई भी चीज है तो आप डायरेक्ट दायर करो, डायरेक्ट सुनवाई होगा, इमीडिएट। कोर्ट के पास कोई पावर होता है, सुओ मोटो। सुओ मोटो समझती हो? सपोज दैट ये तो एक तुम दायर कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला जब तुम्हारे लोग को ऐसे उठा लिया गया है तो सुनवाई कर रहा है। सुओ मोटो का मतलब होता है सेल्फ लॉजिंग एफआईआर, यानी सेल्फ पीआईएल। सेल्फ पीआईएल का मतलब समझो कि जजेस जो हैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जजेस कोई घटना सुने, घटना देखे, उनको पता चला या देखे सुने जो भी किए, और उनको लगा यार ये घटना तो नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ सही नहीं हो रहा है, तो कोर्ट जज खुद ही जज है, तो जज खुद ही क्या कर सकता है, उस मामला को खुद ही अपने कोर्ट में सुन सकता है। भले उसका लोग आए ना आए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट सुन लेगा। दैट इज द पावर ऑफ सुओ मोटो। समटाइम जजेस करते हैं सुओ मोटो, अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। अंडरस्टैंड? हैबियस कॉर्पस पता समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कस्टोडियल डेथ को क्या किया जाता है, रोका जाता है। अगर आपके कस्टडी में है और उसके बाद कह दिया उसके पेरेंट्स को कि वो कस्टडी में नहीं है, और अगर मिल नहीं रहा है बहुत दिन से, तो मां बाप को तो यही शक होगा कि लोग मार दिया है, मार के फेंक दिया। और ऐसा होता है, ऐसा कई घटनाएं घटित हुई है। कोई दूध का तो धुला नहीं है, कोई बात है। मैंडामस देखो, मैंडामस, मैंडामस का मतलब होता है टू स्टॉप। ना मैंडामस का मतलब होता है, मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। क्या होता है? वी कमांड। मैंडामस मतलब समझो क्या होता है। मैंडामस कब करता है सुप्रीम कोर्ट? मैंडामस तब करता है सुप्रीम कोर्ट, ये तब रीट इशू करता है। ये तो समझ में, हैबियस कॉर्पस कब करता है? मैंडामस तब करता है कि सपोज दैट कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक ऑफिशियल्स है, पब्लिक ऑफिशियल्स है, और पब्लिक ऑफिशियल्स क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी उसका जो ड्यूटी है, उसका जो काम है, उस काम को सही तरीके से क्या कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, फांकीबाजी कर रहा है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कोर्ट तो किसी को भी झाड़ देता है, आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी को नहीं। देखो ना अभी तो मुंबई हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट जो है वो मुंबई पुलिस को कैसे झाड़ा, क्या झाड़ा? देश के प्रधानमंत्री, देश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलना अपराध नहीं है, ये राइट है लोगों का, बोल सकते। इस प्रजातांत्रिक देश में लोगों ने उनको बनाया, तो लोग कह सकते, ठीक है। तो मैंडामस का मतलब होता है वेयर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द पब्लिक सर्वेंट दैट परफॉर्म योर ड्यूटी प्रॉपरली। वार्न करता है, मतलब काइंड ऑफ वार्निंग देना कि अगर ना अपना ड्यूटी ठीक ठाक तरीके से करो, वरना वहां से तुम रिजाइन, वहां से तुमको हटा दिया जाएगा। तो कितने भी बड़ा ऑफिसर हो, आईएएस, आईपीएस, किसी को भी क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर में और उसको ऐसा सुनाई आया या कोई आया बात कि वो अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हुआ यहाँ पे होता है। अब आते हैं प्रोहिबिशन। क्या होता है प्रोहिबिशन? क्या होता है इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन मतलब टू स्टॉप। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? टू स्टॉप। अच्छा, ये तो कमांड वाला समझे कि पब्लिक ऑफिसर्स को क्या करता है, उनका ड्यूटी दिखाता है, तुम्हारा काम क्या है, तुम कर रहे हो, है ना, उनको एक सही पाथ पे चलाता है। बट प्रोहिबिशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपने जितने भी नीचे वाला कोर्ट है, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, कई दफा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उन लोग को भी जो है कई दफा जब वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर कोई काम करते हैं, सपोज दैट हाई कोर्ट के पास इतना पावर है
ये मैटर सुन सकता है, बट वो सुन रहा है वो मैटर जो कि उसके एरिया में आता ही नहीं है, यानी उसका पावर नहीं है उसको सुनने का, लेकिन उस बात पे अब सुन रहा है हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे उनको रोक के बताता है, समझाता है, देखो तुम्हारा बस का बात ही नहीं है, ये हमर है, तो ये हमको भेजो, तुम इसके ऊपर सुनवाई मत करो। नहीं समझ में? समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई कोर्ट क्या करता है, सारा ही मैटर सुनने लगता है। अरे सारा मैटर्स नहीं है, तुम्हारा कुछ एक जुरिडिक्शन बनाया गया है। देखो हम बताए ना, जुरिडिक्शन जुरिडिक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन तो पूरा देश है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुरिडिक्शन है, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा है, सुनने का दायरा सबका अलग अलग, पावर सबका अलग अलग है। अब तुम जो है सुप्रीम कोर्ट का मैटर्स को सुनने लगे, तब तो हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय बोलता है थामा थामा थामा, ये हमारा काम है। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको स्टॉप करता है, वहीं पे रोकता है, जैसे ही वो बाउंड्री को अपना क्या करता है, क्रॉस करता है। तो ये कोर्ट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। सुप्रीम कोर्ट नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जब वे अपने पावर का मिसयूज या अपने पावर को, जो पावर उनके पास नहीं है, उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। सरिटोरियोई क्या होता है? सरिटोरियोई का मतलब क्या होता है? सरिटोरियोई का मतलब होता है कि जब कोई कोर्ट, ध्यान दोगे, जब कभी कोई कोर्ट, अगर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, जब कोई कोर्ट क्या होता है, कोई ऐसा डिस्कशन देता है, कोई ऐसा ना, मतलब क्या बोलेंगे, डिसीजन देता है जो डिसीजन इलीगल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट से भी तो गलतियां हो जाती है, तो वो गलती जब वो करते हैं ना, तो वहां पे उनको रोक देते हैं और वहां को बताते तुम्हारा गलती क्या है। गार्जियन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने नीचे लोअर कोर्ट को भी क्या करता है, टीच करता है। और जब वो कब टीच करता है, मान लो कभी हाई कोर्ट जो है, देखोगे कई दफा हाई कोर्ट कुछ डिसीजन दिया, जब सुप्रीम कोर्ट में वहां डिसीजन को क्या किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया, तो क्या बताया, तुम जो डिसीजन दिए वो इलीगल था, तुम जो डिसीजन दिए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि अपने नीचे के जितने भी कोर्ट हैं, अगर वो क्या करते हैं, कोई गलत डिसीजन देते किसी पे, तो उस गलत डिसीजन को रिवर्स या कैंसिल कर देने का, यानी यहां का इसका मतलब टू कैंसिल द डिसीजन, टू कैंसिल द इलीगल डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। अंडरस्टैंड? अच्छा, क्वो वारंटो क्या होता है? क्वो वारंटो का मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये है पब्लिक ऑफिसर के लिए और पब्लिक सर्वेंट के लिए, यानी जो भी हमारे देश में बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके लिए। क्या यहां पे करता है, ये दायर जब करता है सुप्रीम कोर्ट, तो कहता है टू प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो? टू प्रूव योर, मतलब यहां पे अपने आप को जस्टिफाई करो, टू प्रूव या क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है टू प्रूफ योर सेल्फ, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। क्या प्रूफ करना पड़ता है? कि हम लीगल तरीके से यहां पे अपॉइंट हुए हैं। कई दफा होता है ना, कोई लोग की पैसे वैसे खिला के यहाँ पे बैठ गया ऑफिसर, तो जब सुप्रीम कोर्ट को सब पता चलता है कि इस तरीके से वह धांधली हुआ है, जो टीचर वेस्ट बंगाल का टीचर में वो सुनवाई करता है पिटीशन, और पता चलता है भाई धांधली ही धांधली है। 26,000 टीचर्स जो ज्वाइन हो गए थे ऑलरेडी, 1-2 साल 4 साल क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, जॉब कर रहे थे, पैसा भी मिल रहा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 26,000 नौकरी को रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि एक पीआईएल फाइल किया गया था, मेरा मार्क्स इतना आया, मेरे को जॉब नहीं दिया गया, इसका मार्क्स इतना आया लेकिन इसको जॉब मिला। कैसे मिला? मेरिट के आधार पे तो मिलता है ना, बट मेरा तो उससे ज्यादा था, तो उसको क्यों मिला और मेरे को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पैसा खिलाया था, आप पैसा नहीं दिए, इसलिए नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट देखा, जाना, देखा पार्थ चटर्जी से ये भी मामला लिख, पार्थ चटर्जी जब हमारा शिक्षा मंत्री थे तो खूब घोटाला किए थे, उसी में उनका भी उस टाइम पे ही मिनिस्टर थे जब ये वैकेंसी निकला था। और अभी का सरकार का कहना था कि हम 1 लाख शिक्षक भर्ती करवाएंगे, अब करवाएंगे, देखा जाएगा।
करवाएंगे, हालांकि बोले हैं जाइयो। हाँ, तो ये एक चीज हुआ यहाँ पे रीट जुरिडिक्शंस कि ये सारा रीट जारी करके वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। समझ में आया? आगे जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होता है कि अगर क्या होता है कि कोई भी अगर लॉ जो कि पास होके आया है स्टेट लेजिस्लेचर से या पार्लियामेंट से, उस लॉ को क्या करता है, वो इंटरप्रेट करता है, उस लॉ को क्या करता है, वो बारीकी से पढ़ता है। और इफ द लॉ विच वाज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, इफ द लॉ वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान की आत्मा को वायलेट करते हैं, कुल मिलाकर जो है कॉन्स्टिट्यूशंस को वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, नहीं फॉलो करता है, वो जो कानून बनाया गया है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो जो कि पार्लियामेंट से बनता है, और स्टेट गवर्नमेंट का हो जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से बनता है। तो अगर कोई कानून सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट से बनकर आया है और स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर से बन के आया है, लेकिन वो कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या घोषित करने के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। That law can be declared by the Supreme Court unconstitutional, void और null। कुल मिलाकर कहने का मतलब होता है असंवैधानिक है, मानने लायक नहीं है और फाड़ के फेंक सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये पावर है जुडिशियल रिव्यू का। यही एक पावर है जुडिशियल रिव्यू का जो हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशंस को बचा कर रखता है। वरना ये पार्लियामेंट और ये स्टेट लेजिस्लेचर कब का इसका धज्जिया उड़ा दिए होते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। यानी जो कानून बन गया उसको पुनः पढ़ना। अरे कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेचर का है, लेकिन वो कानून बनने के बाद ऐसा नहीं होता है कि लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर लेकर उसको पढ़ेगा लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सब कुछ, उसका इंटेंशन, उसका मोटिव, सब कुछ पढ़ेगा। एंड इफ एनी वर्ड, इफ एनी थिंग्स इन द लॉ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की आत्मा, जिसके ऊपर संविधान टिका हुआ है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, फ्रीडम, इन चीजों को अगर वायलेट करता है वो कानून, तो कानून को क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। यानी उसके पास पावर होता है जुडिशियल रिव्यू करने का। समझ में आया? छठा पावर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। यानी हिंदी में कहते हैं अभिलेख न्यायालय। क्या होता है अभिलेख? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जो डिसीजंस होते हैं, जितने भी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, वो सारा निर्णय क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है और एविडेंस के रूप में यूज होता है सुप्रीम कोर्ट के अलावे बाकी जितने भी न्यायालय हमारे देश में हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबके सब उस निर्णय, वो जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया उस मैटर्स पे, वो मैटर्स पे दिया गया जो निर्णय है वो रिकॉर्डेड होता है सुप्रीम कोर्ट में। सारा चीज रिकॉर्डेड होता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो मैटर्स पे जो डिसीजन दिया वो सारे कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। अगर वैसा मैटर्स तुम्हारा कोर्ट में आए तो। नहीं समझे? मान लो सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर्स पे ये बात कह दिया, ये डिसीजन दे दिया, तो जो बात कहे ना, जो डिसीजन दिया ना, वो डिसीजन भारत के जितने भी कोर्ट में है, अगर वही मैटर आता है सेम टू सेम, तो वही तुम क्या करोगे, वही तुम डिसीजन सुना दोगे जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने केस में क्या किया था, सुनाया था। इसीलिए जो एडवोकेट होते हैं उनको ये केस पढ़ना पड़ता है कि कौन सा केस में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन दिया था। तब जाकर आप क्या करते हो, कोर्ट पे जब खड़ा होते हो तो जज के सामने आप पेश कर सकते हो
एविडेंस दिखाते हो कि देखिए ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये बोला था और यही केस ये है, तो इसमें ये क्यों नहीं होगा। जजेस को रिकरेक्ट करने का काम किसका होता है? एडवोकेट का होता है। बट द एडवोकेट मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द केसेस जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, एंड दैट्स व्हाट द लॉ इज टफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सारा वर्डिक्ट को पढ़ना पड़ता है। इस केस में क्या बोला, इस केस में क्या दिया, इस केस में कौन सा सजा है, और जो कुछ भी दिया है ऑल आर रिकॉर्डेड इन सुप्रीम कोर्ट, सारा रिकॉर्डेड है, सब मिल जाएगा एक एविडेंस के रूप में। और दैट रिकॉर्डेड जो डिसीजन है सोन एज अ टेस्टिमोनी इन अदर कोर्ट्स, बाकी कोर्ट्स में जो है वो उसी के आधार पर निर्णय जज लेते हैं। क्लियर हुआ? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ में आया क्या होता है? तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का कमाल की चीज है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर होता है, एक तो हम तो बता ही दिए, जुडिशियल रिव्यू में भी होता है, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ना आर्टिकल 147 ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना इंटरप्रेट करने का पावर है। किस चीज को इंटरप्रेट करने का पावर है? कॉन्स्टिट्यूशंस को। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसका व्याख्या करने का पावर है। व्याख्या करने का पावर मतलब समय समय पे क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते रहता, और जब जब उसको नया नया चीज आता है, जब जब उसको अवेयर होता है कि अरे ये भी बात तो इसमें कहा गया था, अब तक है नहीं, उसको जोड़ देता है। देखो अभी जो हम बोले थे राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ इज द फंडामेंटल राइट, अभी आया, जोड़ा गया। तो ये तो पहले नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जितना बार संविधान को पढ़ता है, इंटरप्रेट करता है, इतना बार वो कुछ कुछ निकालता है, कुछ कुछ जो उसका सोल है, और उन चीजों को क्या करता है, वो ऐड करता है। समझ में आया? समय समय पे कुछ कुछ बोलता है, नहीं बोलता आगे जाके, आगे बोला कि राइट टू मैरिज जो है इज द पार्ट ऑफ लिबर्टी, है ना, फंडामेंटल राइट्स। राइट टू चॉइस, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। तो समय समय पे ना सुप्रीम कोर्ट संविधान को पढ़ता रहता है। तो संविधान को जब जब वो पढ़ता है, तो जब जब वो नया चीज उसको मिलता है, जब जब चीजें कुछ हिडन जो रहता है उसमें जब वो मिलता है, तो उन चीजों को निकालता है और उन चीजों को पेश करता है। देखो ये कई सारा नया नया चीज जोड़ते रहता है, नया नया चीज। तो ये इंटरप्रेट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, जो आर्टिकल 147 संविधान इसको देता है। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान में चेंज लाने का पावर नहीं है। क्या बोलेंगे? समझ, अमेंडमेंट लाने का पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट पोजेस। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, इंटरप्रेट का मतलब होता है रिवीजन करना, रीडिफाइन करना। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसको फिर से पढ़ता हूं वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इससे कुछ चीज उसको मिला तो चीज जोड़ दिया, उसी से रीडिफाइन करता है। नहीं बोला जाता इंसान चीजों को 10 बार पढ़ के आपको जो चीज समझ में आए वो चीजें आप वहां पे पॉइंट आउट करते हो कि इसका ही पार्ट है, लेकिन हिडन है, छुपा है, दिखता नहीं है, बट बारीकी से ऑब्जर्व करने से, पढ़ने से तुमको समझ में आता है ये चीज इससे कनेक्टेड है। चलना घूमना फिरना सबको अधिकार था, लेकिन फुटपाथ पे चलना ये भी तो फंडामेंटल राइट पहले नहीं था, अभी आया। पहले एक और तुमको बता रहे हैं, पहले ये भी नहीं था। बोले ना समय समय पे रीडिफाइन करता है। एक और पहले ये नहीं था, बता रहे हैं क्या था। ये जो अभी था ना, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, है ना, पहले नहीं था, 2017 के केस में ही हुआ, है ना, जो हर्षित राणा जो था उसको दिया गया। पहले तो था नहीं कि कोई अगर चाहता है कि सुसाइड करना, तो मतलब सुसाइड करने का मतलब था आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं, वो अगर वो बहुत मतलब फैमिली वाले, वो खुद भी चाहता है कि अब जीने का चांसेस है ही नहीं, कोमा में है, 20 साल से 25 साल से घर का आर्थिक स्थिति खराब होते जा रहा है, तो अगर वो परिवार चाहते, वो भी चाहता है कि भाई अब तो कुछ चांस है नहीं, मतलब 0.01 पॉइंट भी चांस नहीं है कि वो रिकवर होगा, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट, तो आप ऐसे नहीं मार सकते उसको, आप पीआईएल फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट करेगा तब जाकर आपको, और वो भी मर्यादा के साथ, मर्यादा के साथ, ही नहीं कि कहीं से आपको उसको, नहीं, मर्यादा के साथ।
तो राइट टू डाई विद डिग्निटी इट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट। एक और चीज, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये बोला गया ये पार्ट है राइट टू लाइफ का, यानी जीने का अधिकार। तो मतलब क्या, कुछ में जीने का अधिकार, हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए भैया, और हेल्दी इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है जो सरकार को दिलानी पड़ेगी और सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो समय समय पर डिफाइन करता है, वही हम बताएं इंटरप्रिटेशन। बट सुप्रीम कोर्ट के पास अमेंडमेंट करने का पावर नहीं है, यानी संविधान में अगर कोई चीज है तो उसको हटा दे, पावर किसको गया, केवल ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। जो पढ़ाए थे आर्टिकल 368, 3 तरीके का अमेंडमेंट होता है, सिंपल, मेजोरिटी, है ना, एंड मेजोरिटी विद हाफ ऑफ स्टेट। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये तमाम पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। बट सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर नहीं है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो हम तुम लोग में बात भी किए थे, केशवानंदा भारती केस, है ना, 1973, केरला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस का नाम क्या है, केशवानंदा भारती केस 1973, जहां पे सबसे पहले हिस्टोरिकल डिसीजन आया था 6-7 पे, 13 जज पहला बार हमारे देश में बैठते हैं। आज तक हमारे देश में 13 जज एक साथ नहीं बैठते। एक साथ बैठने का मतलब होता है बेंच। देखोगे जो कल सुनवाई हो रहा था 2 बेंच के जज बैठे थे, है ना, कल का जो घटना घटा उसमें 2 जज का बैठते हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे देखा जाए, 13 जज एक साथ बैठते हैं। जब ये ऊपर वाला होता है जहां पे जज बैठते हैं उसको बेंच कहते हैं, और नीचे वाला जहां पे एडवोकेट दोनों साइड रहते हैं उसको कहते हैं बार, बार बेंच, है ना। तो ये चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है केशवानंदा भारती केस, जहां पे नहीं, ये तो हम जस्ट केस बता रहे हैं। 1973 एक केशवानंदा भारती केस है, सब पुट करोगी तुम लोग, डालोगी, ये लैंडमार्क केस है जो किस चीज पे दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहा कि पार्लियामेंट एब्सोल्यूट बॉडी नहीं है, यानी पार्लियामेंट पूरे संविधान को खत्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, ये पावर नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, जो मन में आए तुम चेंज करो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाओ। और तुम जो भी चेंज करो, जाना तो मेरे थ्रू ही होगा, जुडिशियल रिव्यू, तुम कोनो कानून बनाओ आएगा तो मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और चीज है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसी से जुड़ा हुआ है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से। क्या होता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट मान लो जजेस जो है कोई सुनवाई कर रहे हैं, और अगर क्या होता है जजेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, मिसबिहेव करने की कोशिश की गई, जो कि कल हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है अपने डिग्निटी को बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन ऑर्डर टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ कोर्ट रूम, जज का कोर्ट रूम का डिग्निटी बरकरार रखने के लिए, हेल्दी कन्वर्सेशन रखने के लिए वो क्या करता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो मर्यादा है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर होता है, एक सिविल कॉन्टेम्प्ट और एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। सिविल कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अगर लड़का का लोग किया ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर है, एक तो सिविल कॉन्टेम्प्ट उसके ऊपर थोप दे जज के पास, जिस जज के अदालत में आप ये दुस्साहस करने की कोशिश किए हो, वो चाहे तो सिविल लगा सकता है, चाहे तो क्रिमिनल लगा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि सिविल ही लगाता है। सिविल का मतलब होता है ठीक है 10 लाख रुपया का फाइन, स्थिति खराब तुम्हारा, अब 10 लाख दो। अब दूसरा वो क्रिमिनल लगा दिया तो 3 साल जेल, 7 साल जेल, 5 साल जेल, जितना मन होगा उतना ठोक सकता। अच्छा, अब कहां जाओगे? अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को बोल दिया कि 7 साल तुम्हारा जेल है, तो एक ऊपर कौन सा कोर्ट है? तो लोग फंस जाते हैं यहां पे, सरकार सब इसके आगे झुक जाता है, क्या करेंगे, कहां जाएंगे? विधाता भी ये है, दाता भी ये है, सब तो ये है, यही हम लोग को बचाता भी है, हम लोग उसके खिलाफ अगर जाएंगे तो फिर तो हो गया।
तो सिविल तो होता है कंटेंट ऑफ कोर्ट, और बट ये कब लगता है जब कोई ब्रीच करता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मिसबिहेव, ऐसा कुछ हरकत करता है जो कि मान्य नहीं है, तो वैसा होता है। पर हम लोग का दो केस देखिए कि जहां पे जब बोबड़े थे सीजीआई तो उनको जूता चला के मारा गया, और जो अभी सीजीआई है सूर्यकांत, अच्छा सीजीआई का बेंच था वो, और एक और जन उनके बेंच पे उनके साथ बदतमीजी की गई। हालांकि वो क्या है कि वो बड़ा ही डिस्टर्ब्ड मैन है, और उसका बस पिटीशन यानी जो क्वेश्चन था जो सुन रहे थे उसको वो खारिज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और बोलते हैं उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। एक कारण हम जहां तक देखते हैं कि इसलिए नहीं दिया जाता है कि देखो अगर वो उसको अगर सजा देने के, तो देखो वो तो लायक है भाई, सजा मिलना चाहिए, लेकिन देखो वो नहीं देने के पीछे ये कारण है उन लोग का कि एडवोकेट इज द पार्ट ऑफ जुडिशियरी। हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं बेंच पे, तो हम जज हो गए, कल वहां पे बैठा है तो बार हो गया, बार अगर नहीं है और जज है तब भी सुनवाई नहीं होगा। अरे दोनों तो कनेक्टेड है, एडवोकेट नहीं रहेगा तो सुनवाई कौन करेगा, जजेस तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको वकालत कौन करता है, एडवोकेट। तो उनका ये कहना था कि नहीं, वो बोला नहीं कि डिस्टर्ब मैन था, वो पहले से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और वो गुस्सा था, वो बोल रहा था कि एसीपी को क्या करो, एफआईआर कीजिए, आप ऑर्डर दीजिए एसीपी को एफआईआर करवा, एसीपी के ऊपर। अब एसीपी कोई छोटा मोटा पोस्ट थोड़ी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो उसको बोला कि एफआईआर करो, हो सकता है उसका कुछ मामला हुआ है। अरे जो अभी कांड नहीं हुआ एसीपी वाला लखनऊ में, जहां पे वो जो है बहुत दिन से क्या होता है, एसीपी ऑफिस जाता है और उनसे कुछ काम है, तो बहुत सालों से घुमा रहा है, तो गया वहां से एसीपी से भी उसका तीखा बहस हो गया, उसको बोल दिया आपके पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे हैं वैसे हैं, तो एसीपी गर्म हो गया, हमारे सामने मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम बेइज्जत कर रहे हो, और उठ के चला गया, तुमसे बात नहीं। तो फिर वो तो एडवोकेट था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में खुदे गया, उसका गुस्सा इतना था कि सुप्रीम कोर्ट पे भी वो भड़क गया। तो अक्सर जो है वो तो बोले सुप्रीम कोर्ट के जो जज सीजीआई है कि वो डिस्टर्ब मैन है, उसके उनके ऊपर हम कोई भी केस वगैरह और कोई भी एक्शन वगैरह हम नहीं लेंगे, हाँ तो नहीं लेंगे जाइए, लेकिन उनके पिटीशंस को खारिज कर दिया गया। तो वही बात है, नहीं एडवोकेट भाई, कुछ कुछ ऐसे भी एडवोकेट हैं हमारे देश में कि वो अगर केस ले लेते हैं, तुम्हारा केस ले लेते, किसी क्लाइंट का केस ले लेते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं।